आज के टाइम में जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, फिर भी एक नॉर्मल सर्दी जुकाम की कोई परफेक्ट दवा क्यों नहीं है। मेरा नाम श्याओई है। सुबह सुबह मेरा सिर दर्द से फट रहा था। हाथ में ढेर सारी सर्दी और सूजन की गोलियां लिए मैं यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे हाथ से वो सारी दवाएं अचानक गायब हो गईं और तभी मेरे दिमाग में एक रोबोटिक आवाज गूंजी। मालिक की इच्छा डिटेक्ट हो गई है। डीकंपोजिशन रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम ने मेरी उन नॉर्मल गोलियों को रिसाइकल किया और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके मुझे सर्दी की 2 सुपर इफेक्टिव कैप्सूल्स दे दी। मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? पर जब मैंने हाथ में देखा तो वो 2 कैप्सूल सच में वहां थे। मेरी टैबलेट्स कैप्सूल में कैसे बदल गईं? मैंने ऑनलाइन नॉवेल्स में सिस्टम्स के बारे में बहुत पढ़ा था, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रियल लाइफ में मुझे कोई सिस्टम मिल जाएगा। तभी मेरी मॉम की चिल्लाने की आवाज आई, शाओई क्या टाइम पास कर रहा है? आज कॉलेज एंट्रेंस से पहले तेरा लास्ट प्रैक्टिस एग्जाम है। जल्दी दवा खा और स्कूल निकल। मुझे पता है तू किसी टॉप यूनिवर्सिटी में तो जाने से रहा, पर किसी नॉर्मल कॉलेज लायक तो मार्क्स ले आ। मॉम का जूता उड़ने ही वाला था, तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा। सेफ्टी के लिए दोनों गोलियां एक साथ नहीं खाई, बस एक कैप्सूल मुंह में डाला, दूसरा बैग में रखा और जैकेट पहनकर घर से भाग लिया। साइकिल पर बैठते ही मुझे फील हुआ, वेट, मेरी सर्दी गायब। मेरे अंदर अचानक से इतनी एनर्जी आ गई थी जैसे मैं कोई सुपर हीरो हूं। ये सब उस कैप्सूल का कमाल था। मैं खुशी से पागल हो गया और मैंने एक्साइटमेंट में सिस्टम को आवाज लगाई, सिस्टम जल्दी अपने बारे में बताओ। सिस्टम ने बताया कि वो किसी भी चीज को तोड़कर रैंडमली नई चीज बना सकता है। मैं चाहूं तो अपनी पसंद की चीज भी बनवा सकता हूं, और अगर मॉलिक्यूल्स कम पड़े तो सिस्टम खुद ऐड कर देगा। अभी ये लेवल 1 पर था, यानी दिन में सिर्फ एक चीज रिकंस्ट्रक्ट कर सकता था। मेरे दिमाग की बत्ती चली। इसका मतलब अगर मैं एक कबाड़ हो चुकी लग्जरी कार खरीदूं तो क्या मैं उसे तोड़कर एकदम नई ब्रांड न्यू कार में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता था। एग्जाम्स खत्म होते ही मैं यही करने वाला था। इमेजिन करो, मैं लाखों की कार लेकर कॉलेज जा रहा हूं और लड़कियां मुझे देखकर हाथ हिला रही है। पर तभी मॉम ने ऊपर खिड़की से फिर चिल्लाया, नीचे खड़ा क्या कर रहा है? स्कूल जाना है या मार खानी है? मैं बिना पीछे मुड़े सीधा स्कूल की तरफ निकल गया। मेरे जाते ही मॉम ने अंदर जाकर पापा पर गुस्सा निकाला। सारा दिन अपने टूटे बर्तनों में लगे रहते हो, कभी अपने लाडले को भी देख लिया करो। एकदम जीरो है पढ़ाई में। खैर, मैं हमेशा की तरह क्लास शुरू होने के एकदम एंड मोमेंट पर पहुंचा और पीछे अपनी फिक्स सीट पर बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे देखकर कहा, भाई तुझे तो भयंकर सर्दी थी, आज तो मुझसे भी ज्यादा चार्ज्ड अप कैसे लग रहा है? इससे पहले मैं कुछ बोलता, हमारी खड़ूस क्लास टीचर पेपर्स का मोटा बंडल लेकर आ गई। सब रेडी हो जाओ, ये तुम्हारा लास्ट हाई स्कूल एग्जाम है, अपना बेस्ट देना। टीचर की वही पुरानी मोटिवेशनल स्पीच चालू थी। पेपर बंटने ही वाले थे कि अचानक फर्स्ट रो के कोने से लगातार और बहुत तेज खांसने की आवाज आने लगी। शांत क्लास में वो आवाज बहुत लाउड थी। वो हमारी क्लास की टॉपर श्याओ जिहान थी। वो बहुत सिंपल रहती थी, बड़े चश्मे और ढीले यूनिफॉर्म में अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस एकदम नहीं था और क्लास वाले उसे बदसूरत लड़की बुलाते थे। वो बेचारी हाथ से मुंह दबाकर अपनी खांसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। टीचर ने तरस खाकर कहा, श्याओ श्याओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मेडिकल रूम चली जाओ, इस सर्दी से तुम्हारे मार्क्स खराब हो जाएंगे। उन्हें पता था कि वो खुद से कभी दवा नहीं खरीदेगी। तभी मैं अपनी लास्ट बेंच से खड़ा हुआ और एक दमदार आवाज में बोला, मैम, मेरे पास सर्दी की एक ऐसी सुपर दवा है जिससे खांसी तुरंत रुक जाएगी। शायद पहले इसे वो खा लेनी चाहिए। मेरी आवाज सुनते ही पूरी क्लास की नजरें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। क्लास के सारे लड़के मुझे हैरानी से देख रहे थे, पर भाई मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं सीधा खड़ा हुआ और एक चौड़ी मुस्कान के साथ क्लास की पहली बेंच की तरफ चल दिया। मेरे हाथ में वो जादुई सर्दी की दवा का पैकेट था। वैसे तो मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं था, पर अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली। सुबह मैंने एक कैप्सूल खाया था और एक बचा था, तो क्यों ना श्याओ जिहान पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगर ये दवा दूसरों पर भी काम कर गई तो भाई मैं तो फ्यूचर में करोड़पति बन जाऊंगा। हमारी वो सख्त टीचर जिन्हें सब खड़ूस बुलाते थे, वो भी मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्हें लगा शायद मैंने क्लास में कोई नई शरारत सोची है।
उन्हें पता था कि क्लास के लड़के जीहान को बदसूरत बुलाते हैं और उससे दूर भागते हैं। पूरी क्लास की घूरती हुई आंखों के बीच मैं बड़े आराम से जीहान के पास पहुंचा और पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, ये दवा बहुत कमाल की है, मैंने भी सुबह यही खाई थी। मैंने झूठ नहीं बोला था, दवा सच में सुपर इफेक्टिव थी। अचानक एक हाथ अपने सामने देखकर जीहान एक पल के लिए सुन्न पड़ गई। उसने अपना मुंह दबा रखा था और सिर नीचे था। फिर उसने बहुत शर्माते हुए सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और मुझ जैसे लंबे और हैंडसम लड़के को देखकर उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हिचकिचाई, नाना में सिर हिलाया और धीरे से थैंक यू बोलकर वापस मुंह छुपा लिया। पर जैसे ही उसने सिर हिलाया, उसके वो लंबे बाल साइड में हट गए और बस एक पल के लिए उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हालांकि उसने तुरंत सिर नीचे कर लिया था, पर भाई मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। खांसी की वजह से उसने अपना वो पुराना सा चश्मा उतारकर डेस्क पर रखा हुआ था और उसी वजह से मैंने उसका वो असली रूप देख लिया। एकदम दूध जैसी गोरी स्किन, कमल के फूल जैसा प्यारा और नाजुक चेहरा। भाई वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। भाई साहब, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या यही वो बदसूरत लड़की है? क्या क्लास के सारे लड़के अंधे हो गए हैं या मेरी आंखों में कोई खराबी आ गई है? मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया। टीचर को मेरा यह शौक चेहरा दिखा नहीं। वो बोली, शाओ शाओ, जब शाओई दवा दे रहा है तो ले लो, और शाओई तुम अपनी सीट पर जाकर एग्जाम की तैयारी करो। मैंने वो पैकेट धीरे से उसकी डेस्क पर रखा और अपनी सीट की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही मैं बैठा, मेरे बेस्ट फ्रेंड ली हुईकुन ने मुझे थम्स अप दिखाया और धीरे से कहा, भाई तू तो महान है, किसी को नहीं छोड़ता। पर मेरा ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। मेरे दिमाग में बस जीहान का वो चेहरा घूम रहा था। सच बताऊं तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी जीहान के सामने कुछ नहीं थी। मुझे पक्का यकीन था कि अगर वो ये ढीला यूनिफॉर्म उतारकर अच्छे कपड़े पहन ले तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों को फेल कर देगी। उधर जीहान ने चश्मा वापस पहना और थोड़ी देर सोचने के बाद मेरी दी हुई दवा खा ली। दवा खाते ही उसका दिमाग एकदम फ्रेश हो गया और गले की खराश तुरंत गायब। उसे लगा ये कोई बहुत महंगी और रेयर दवा होगी। इधर मेरी हालत खराब थी, अब मुझे उस पर पूरा हक जताना था। पर भाई, एग्जाम शुरू हुए 10 मिनट बीत चुके थे और मैंने अपना नाम तक नहीं लिखा था। मेरे अंदर एक ही ख्याल चल रहा था कि इससे पहले कोई और इस छुपे हुए खजाने को देख ले, मुझे इसे अपना बनाना होगा। पर तभी मुझे टेंशन हुई। कॉलेज एंट्रेंस में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। जीहान तो टॉपर है, वो तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी और मेरे जैसे मार्क्स के साथ तो मैं उसे कभी दोबारा देख भी नहीं पाऊंगा। मैंने ठान लिया, नहीं, मुझे भी टॉप कॉलेज जाना होगा। मुझे गजब के मार्क्स लाने होंगे ताकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊं। मैंने जोश में आकर पेपर देखा, पर भाई अगले ही पल मेरी हवा निकल गई। इंग्लिश के उस पेपर का हर एक अक्षर मुझे समझ आ रहा था, पर जोड़कर क्या मतलब बन रहा था ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी मेरी आंखें चमकी। अरे हां, मैं सिस्टम के बारे में कैसे भूल गया? अब तो मेरे पास पावर है, टॉप करना कौन सी बड़ी बात है। पर मैं जितना मर्जी सोच लूं, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था। क्या मैं एग्जाम के बीच पेपर को तोड़कर वापस बना लूं? पर सिस्टम तो दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूं और एग्जाम तो कई सारे होने थे। पूरे 2 घंटे मैं यही सोचता रहा। मेरे सामने पेपर एकदम खाली था। बस खड़ूस टीचर के राउंड लगाते वक्त मैंने अपना नाम लिखा था, बाकी पूरा पेपर कोरा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, घंटी बजी और एग्जाम खत्म। मेरा खाली पेपर ले लिया गया। मैं माथा पकड़कर बैठा था कि तभी मुझे लगा कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मुझे लगा वही बेवकूफ दोस्त ली हुईकुन होगा। अरे यार ली हुईकुन, क्या तू अकेले सूसू भी नहीं जा सकता? हमेशा मुझे घसीटता। ए, तुम श्याओ जीहान? अरे क्या हुआ, कोई काम था क्या? उसने वापस वो बड़े बड़े पुराने चश्मे पहन लिए थे और फिर से वही बदसूरत लड़की वाला भेष बना लिया था। वो अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसने बहुत हिचकिचाते हुए कहा, वो सर्दी की दवा के लिए थैंक यू। मैंने देखा तुमने पूरा पेपर खाली छोड़ा है तो ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा।
जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसके बालों के पीछे छुपा उसका चेहरा एकदम टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने हड़बड़ाकर एक मोटी सी नोटबुक मेरे डेस्क पर रखी और बिना मेरा जवाब सुने वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। पूरी क्लास ये सब देखकर सन्न थी। कुछ लड़के तो उसे देखकर मुंह बना रहे थे, पर भाई मुझे तो पता था ना कि उस चश्मे के पीछे क्या अप्सरा छुपी है। मैंने वो नोटबुक उठाई। वो उसकी इंग्लिश की नोटबुक थी। उसकी हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी थी, पर सच बताऊं तो मुझे उन सिंबल्स के अलावा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर भाई मैंने सोचा, क्या ये प्यार की पहली निशानी है? खैर, दिन का एग्जाम खत्म हुआ और मेरा रिजल्ट, भाई लाइफ का सबसे घटिया। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, सब अपना बैग पैक करने लगे। मैंने बड़ी सावधानी से उस नोटबुक को अपने बैग में रखा। मेरा दोस्त ली हुई कुन ये सब देखकर अपना सिर खुजलाने लगा। वो बोला, बॉस ये क्या सीन है? तू इस चश्मिश की नोटबुक को इतना संभाल के क्यों रख रहा है? मैंने उसे झाड़ते हुए कहा, अबे ओए, अब से तेरा भाई कड़ी मेहनत करेगा। जा जाकर ब्रांड गोल्ड पी, वरना मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी निकल जाऊंगा और तू यही कबाड़ में रह जाएगा। अरे वेट, ब्रांड गोल्ड, मिल गया आइडिया। बोलते बोलते अचानक मेरे दिमाग की बत्ती चली। मैंने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधा स्कूल से बाहर भागा। पीछे से ली हुई कुन चिल्लाता रहा, पर मेरा ध्यान वहां था ही नहीं। मैं सीधा अपनी साइकिल उठाकर पास वाली फार्मेसी पर पहुंचा। मैंने दुकानदार से मेमोरी बूस्टर पिल्स का एक बॉक्स खरीदा और घर आ गया। अब बस रात के 12 बजने का इंतजार था, क्योंकि सिस्टम दिन में सिर्फ एक ही बार काम करता था। रात को जब 12 बजे, मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हुआ। सिस्टम, इन 7 गोलियों को तोड़कर एक सुपर ब्रांड पिल बना दो। अचानक मेरे हाथ से वो गोलियां गायब हो गई और सिस्टम की आवाज आई। डीकंपोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन शुरू। मालिक को मिलती है एक सुपर ब्रांड पिल। मेरे हाथ में एक छोटी सी नीली गोली आ गई। मैंने बिना सोचे उसे निगल लिया, पर भाई 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने चिढ़कर सिस्टम से पूछा तो उसने बताया कि दिमाग को ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे सोना पड़ेगा। अगली सुबह जब मॉम ने दरवाजा खटखटाया तो मैं उठा, पर इस बार कुछ अलग था। आमतौर पर सुबह उठते ही जो आलस और भारीपन होता था वो गायब था। मेरा दिमाग इतना साफ और तेज महसूस हो रहा था जैसे मैं पूरी दुनिया की नॉलेज एक बार में पढ़ सकता हूं। क्या यही था उस सुपर पिल का कमाल? मां के लगातार ताने सुन सुनकर मैं अब और टेस्ट नहीं झेल पाया। जल्दी जल्दी कुछ खाया और सीधा साइकिल उठाकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। मुझे इस तरह प्रोएक्टिव देखकर मां को भी हैरानी हो गई। वो सोच रही थी कि आज मेरे अंदर क्या आ गया है। जब मैं क्लास में पहुंचा तो वहां सेल्फ स्टडी चल रही थी। क्लास के सारे बच्चे मुझे देखकर चौंक गए। आखिर मैं तो कभी सेल्फ स्टडी में आता ही नहीं था। अचानक आज मैं आ गया तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने किसी की परवाह नहीं की, सीधा अपनी सीट पर गया, बैग से नया वाला गणित का टेक्स्ट बुक निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। बस कुछ ही पल बाद मेरे मुंह से अनायास निकल गया, अरे वाह, ये तो कमाल है भाई। मेरी ये अचानक वाली चीख शांत क्लास में इतनी जोर से गूंजी कि सारी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गई। पर मैं तो पूरी तरह अनजान था। मेरा सारा ध्यान उस टेक्स्ट बुक पर था। वो एडवांस्ड मैथ्स जो पहले मुझे नींद आने लगती थी, अब सिर्फ एक बार पढ़ते ही बिल्कुल क्लियर हो गया था। इसलिए तो मैं हैरानी से गाली निकाल बैठा था। क्या ये सुपर ब्रेन सप्लीमेंट पिल का असर है? ये तो यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा दिमाग प्रैक्टिकली एक सुपर कंप्यूटर बन गया था। पढ़ना मेरे लिए कॉपी पेस्ट जितना आसान हो गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बचपन की क्लास की वो बातें भी मुझे धुंधले रूप में याद आने लगी, जिन पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। नतीजा ये हुआ कि मॉर्निंग सेल्फ स्टडी में एक अनोखा नजारा बन गया। मैं अचानक एक अच्छे स्टूडेंट में बदल गया था। लगातार किताबें पलटे जा रहा था। हालांकि मेरी पन्ने पलटने की स्पीड थोड़ी तेज थी। हर पन्ना ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के लिए खुला रहता था। बेशक क्लासमेट्स को यह बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं सच में पढ़ रहा हूं। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, क्लास की घंटी बजते ही क्लास में हलचल शुरू हो गई। तब तक मैंने गणित की किताब रख दी थी। सारा कंटेंट मेरे दिमाग में कहीं गहराई में उतर चुका था, पर कुछ ऐसे नॉलेज पॉइंट्स थे जो किताब में नहीं थे और जिन्हें मैं पहले पूरी तरह इग्नोर कर चुका था।
अभी भी ठीक से नहीं समझ आ रहा था। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि जिसे मैं नहीं समझ रहा था उसे कोई ना कोई तो जरूर समझता होगा। इसलिए अगले ही पल पूरी क्लास की हैरान नजरों के बीच मैं सीधा फर्स्ट रो में श्याओ जिहान के पास चला गया। अपने गणित के नोट्स दे दो। स्कूल के बदमाश लिनी को अपनी तरफ आते देख श्याओ जिहान ने अपने आप ही थोड़ा साइड हो जाने की कोशिश की। भले ही कल मैंने उसे सर्दी की दवा दी थी, पर मेरी जबरदस्ती भरी आवाज सुनकर वो सहम गई और बिना कुछ कहे अपना गणित का नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा दिया। नोट्स लेने के बाद मैंने उसे एक हल्की सी स्माइल दी, ज्यादा रुका नहीं और वापस अपनी सीट पर आ गया। क्लासमेट्स अभी भी कंफ्यूज नजरों से मुझे देख रहे थे। मैं जानता था कि श्याओ जिहान के साथ लंबा रिश्ता बनाने के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी मुझे सबसे पहले अपने मार्क्स सुधारने हैं, जल्दी से जल्दी। मानना पड़ेगा, श्याओ जिहान के नोट्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में थे। उन्हें पढ़ते ही वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए जो किताब से समझ नहीं आए थे। रजिस्टर काफी मोटा था, पर मेरी पन्ने पलटने की रफ्तार फिर वही थी। दूसरी बेल बजने से पहले ही मैंने वो पूरा रजिस्टर खत्म कर दिया था। नोटबुक बंद करते ही मैं तुरंत उठा और वापस श्याओ जिहान के पास गया। उसके उलझन भरे चेहरे को देखते हुए मैंने नोटबुक उसकी टेबल पर रखी और कहा, ये लो, मैंने पढ़ लिया। बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी दे दो, मैं क्लास के बाद लौटा दूंगा। मेरी बात सुनकर श्याओ जिहान ने बस सिर हिला दिया, पर उसे रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि कोई इतनी मोटी नोटबुक 5 मिनट में कैसे पढ़ सकता है। उसने झिझकते हुए डेस्क के नीचे से अपने सारे नोट्स निकालकर मुझे दे दिए। ओह ठीक है, तुम आराम से देख सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, उसने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा। मैंने उन नोट्स का बंडल उठाया और बस एक कहकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। मैंने नीचे सिर झुकाए बैठी श्याओ जिहान की तरफ देखा और कहा, पेज नंबर 18 पर वर्टेक्स फॉर्म वाले फॉर्मूले में तुमने एक स्क्वायर छोड़ दिया है और पेज नंबर 31 पर वो a ग्रेटर देन 0 वाला साइन असल में लेस देन होना चाहिए था। इतनी छोटी गलतियां बताकर मैं वहां से सीधा अपनी सीट पर आ गया। श्याओ जिहान वहां सुन रह गई थी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 4 दिन बचे थे और भले ही मेरा दिमाग अब सुपर फास्ट था, पर पिछला इतना सारा सिलेबस कवर करना अभी बाकी था। मुझे एक एक सेकंड का हिसाब रखना था। उधर मेरे जाते ही श्याओ जिहान ने तुरंत अपना रजिस्टर चेक किया। उसकी आंखें फैल गईं। लीन यी ने जो गलतियां बताई थीं, वो सच में वहां मौजूद थीं। वो दंग रह गई कि जो इंसान खुद क्लास में सबसे पीछे रहता है, उसने कुछ ही मिनटों में टॉपर की गलतियां कैसे पकड़ लीं। क्या हुआ श्याओ जिहान? लीनी क्या कह रहा था? उसकी पार्टनर वांग लिंगलिंग ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, वो बस मेरी गलतियां बता रहा था, श्याओ जिहान ने धीमी आवाज में कहा। क्या? वो और तुम्हारी गलतियां निकाले? वांग लिंगलिंग को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये तो ऐसा था जैसे कोई नौसिखिया उस्ताद को सिखा रहा हो। पर वो जानती थी कि श्याओ जिहान झूठ नहीं बोलती। उसने मुड़कर पीछे वाले कोने में मुझे देखा, जहां मैं सिर झुकाए पूरी एकाग्रता के साथ नोट्स के पन्ने पलट रहा था। वांग लिंगलिंग के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सच में पढ़ाई कर रहा है या कोई चमत्कार हो गया है? जैसे ही क्लास की बेल बजी, हमारी होम रूम टीचर, जिन्हें सब एक्सटिंक्शन शिताई कहते थे, हाथ में टेस्ट पेपर्स का बंडल लेकर क्लास में घुसी। उनके आते ही पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। पर उस खामोशी के बीच एक अजीब सी आवाज आ रही थी, सर सर सर। सबकी नजरें क्लास की आखिरी बेंच पर टिकी थीं, जहां मैं बैठा था। मैं नोट्स के पन्ने इतनी तेजी से पलट रहा था कि मुझे टीचर के आने का पता ही नहीं चला। शिताई ने मुझे देखा और उनकी भौहें तन गईं। शायद उन्होंने सोचा कि 4 दिन बाद तो स्कूल खत्म ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत नहीं किया। पर उन्हें मेरा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। ऊपर से मैंने कल वाले टेस्ट में खाली पेपर जमा किया था, जिससे मेरा स्कोर 0 था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, लेनिए इधर आओ और ये टेस्ट पेपर्स बांटो। लेकिन भाई मैं तो अपनी ही धुन में था। मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पूरी क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। मेरा दोस्त ली हुई चुन तो मुझे छुपकर अंगूठा दिखा रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई तू तो असली जिगर वाला निकला, शिताई से सीधा पंगा। शिताई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने धड़ाक से पेपर्स मेज पर पटके और शेरनी की तरह दहाड़ी, लेनी खड़े हो जाओ।
उनकी इस लायन रोर से मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने ऊपर देखा तो शिताई का चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मैं तो सोच रहा था कि कौन बेवकूफ है जो इन्हें उकसा रहा है, पर जब पूरी क्लास को मेरी तरफ देखते पाया तो समझ आया कि आज मेरी शामत आई है। शिताई ने इंग्लिश में मुझे डांटना शुरू कर दिया कि अब तो पेरेंट्स को बुलाना ही पड़ेगा। पहले मुझे उनकी इंग्लिश चिड़िया की भाषा लगती थी, पर आज पिल के असर से मेरा दिमाग उनकी हर एक ग्रामर मिस्टेक को पकड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी सहज भाव से फर्राटेदार इंग्लिश में जवाब दिया, टीचर आखिर बात क्या है? मैं यहां मेहनत से पढ़ रहा हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। जैसे ही मेरे मुंह से वो फ्लुएंट इंग्लिश निकली, क्लास में सन्नाटा दुगना हो गया। सबको लगा कि क्या ये वही लीनी है जो हमेशा क्लास में लास्ट आता था। शिताई भी हक्की बक्की रह गई। जब उन्होंने फिर से मुझे इंग्लिश में डांटने की कोशिश की तो मैंने बीच में ही टोकते हुए उनकी गलती सुधार दी। मैम, आपके सेंटेंस में थोड़ी गलती है, इसे ऐसे बोला जाना चाहिए। शिताई की बोलती बंद हो गई। उन्होंने इंग्लिश छोड़कर चाइनीज में पूछा, क्या तुमने अभी मुझसे इंग्लिश में बात की? पूरी क्लास मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूं। मेरा दोस्त ली तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है। हम दोनों ने साथ मिलकर कसम खाई थी कि हम कभी विदेशी भाषा नहीं सीखेंगे, पर यहां तो मैं लेवल 8 की इंग्लिश बोल रहा था। शिताई ने खुद को संभाला और मेरा वो खाली टेस्ट पेपर निकालकर टेबल पर रखा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तू इतना ही होशियार है तो ये पेपर अभी मेरे सामने दोबारा सॉल्व कर। मुझे लगा कि ये मेरा पढ़ने का कीमती वक्त बर्बाद कर रही है, पर चारा क्या था। मैं स्टेज की तरफ बढ़ा। वक्त बचाने के चक्कर में मैं अपनी सीट पर वापस नहीं गया। जैसे ही मैं स्टेज के पास पहुंचा, पास में ही शाओ जिहान बैठी थी। मैंने बिना कुछ सोचे उसके हाथ से उसका पेन झपट लिया और कहा, जरा उधार देना। शाओ जिहान तो जैसे पत्थर की बन गई। वो अपने पेन को मेरी उंगलियों में और फिर मेरे मुंह में दबे हुए उसके ढक्कन को देख रही थी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि मैंने पेन लिया, बल्कि इस बात का था कि मैंने पेन के ढक्कन को दांतों से दबा लिया था। मैंने बिना वक्त गवाए उसकी डेस्क पर ही झुककर धड़ाधड़ आंसर लिखने शुरू कर दिए। पिल का जादू अब पेपर पर उतरने वाला था। क्लासरूम में उस वक्त अजीब सी शांति थी। बस कागजों पर पेन चलने की खुरच खुरच सुनाई दे रही थी। तभी खट! मैंने पेन मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। मैंने वो टेस्ट पेपर हवा में लहराया और अपनी शौक में डूबी टीचर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए ओल्ड टीचर, मेरा काम हो गया। मैम ने जैसे ही पेपर हाथ में लिया, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 5 मिनट! इस स्पीड से तो वो खुद भी पेपर सॉल्व नहीं कर पाती। उन्हें लगा होगा कि शायद मैंने कुछ भी लिख दिया है, पर जैसे जैसे उनकी नजरें आंसर पर पड़ी, उनके पसीने छूटने लगे। एक एक जवाब बिल्कुल सही था, और तो और आखिरी इंग्लिश ऐसे इतना लाजवाब था कि उसे किसी मॉडल बुक में छापा जा सकता था। मैंने आराम से पेन का ढक्कन अपने मुंह से निकाला, उसे बंद किया और पास ही बैठी शाओ जिहान की तरफ बढ़ाया। वो बेचारी शर्म से लाल हो चुकी थी। मैंने कहा, शुक्रिया, तुम्हारा पेन काफी लकी है। उसने बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में कहा, नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। उसकी आवाज सुनकर मुझे अपने दोस्त ली हुई चुन पर गुस्सा आया। वो इसे बदसूरत बत्तख कहता था। भाई, ऐसी आवाज तो किसी परी की ही हो सकती है। मैम ने मुझे राहत भरी नजरों से देखा और क्लास शुरू की। उन्होंने शाओ जिहान से कहा कि मेरा ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे ताकि सब उसे देख सकें। पूरी क्लास में अब भी टीचर पढ़ा रही थी, पर पीछे कोने में मैं फिर से अपनी किताबों के पन्ने सर सर पलटने लगा था। पर इस बार टीचर ने मुझे टोका नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। बेल बजते ही मैम ने मुझे ऑफिस में बुलाया। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, लिनी, सच सच बताओ, तुम्हारी इंग्लिश इतनी बेहतर कैसे हो गई? तुम तो मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। मैंने मुस्कुराकर मजाक में कहा, मैम, ये आपकी मेहनत है और थोड़ा मेरा सुपर दिमाग। मेरी मेमोरी अब इतनी तेज है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं भूल पाता। तभी पास से एक कड़वी आवाज आई, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से जुबान नहीं कटती क्या?
अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी ही तेज है तो ये पीरियोडिक टेबल 10 मिनट में याद करके दिखाओ। अगर कर लिया तो मेरी क्लास में जो मन आए वो करना। बिना पीछे मुड़े ही मैं समझ गया कि ये हमारा केमिस्ट्री टीचर डोंग जिंगजिंग है। नाम इसका जिंगजिंग था, पर यह है पूरा आदमी। 5.25 फुट का कद, छोटी छोटी चालाक आंखें और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत। मैंने पलटकर उसे देखा और कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है, पर एक बदलाव के साथ। अगर मैंने इसे 5 मिनट में सुना दिया तो आपको पूरी क्लास के सामने कॉन्कर गाना गाना पड़ेगा। डोंग जिंगजिंग को लगा कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 10 मिनट के टाइम को कम करके 5 मिनट कर दिया और शर्त मान ली। उसने अपना फोन निकाला और टाइमर चालू किया। चलो, 4 मिनट 51 सेकंड बचे हैं, शुरू हो जाओ। मैंने उसकी तरफ एक हिकारत भरी नजर डाली और बस 1 सेकंड के लिए उस चार्ट को देखा। मेरा दिमाग उस वक्त एक हाई स्पीड स्कैनर की तरह काम कर रहा था। अगले ही पल मैंने वो चार्ट उसे वापस थमा दिया। वो जोर से हंसा। क्या हुआ, घबरा गए? अक्षरों की पहचान भी नहीं हो रही क्या? मैंने शांति से कहा, टीचर डोंग, जल्दी मत कीजिए, टाइमर देखिए और अब मेरा सुनना शुरू कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मेरी आवाज पूरे ऑफिस में गूंजने लगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। डोंग जिंगजिंग का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है। 1, 5, 10 गिनती बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे एक एक तत्व मेरी जुबान से गोलियों की तरह निकल रहा था, डोंग जिंगजिंग के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। 2 मिनट के अंदर मैंने पूरे 118 तत्व बिना एक भी गलती के सुना दिए। वो डोंग जिंगजिंग जो मुझे हमेशा नालायक समझता था, आज बुत बना खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के केमिस्ट्री में 40 नंबर आते थे, उसने एक नजर में पूरी पीरियोडिक टेबल रट ली। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, सॉरी टीचर डोंग, पर अब मैं आपके गाने का इंतजार कर रहा हूं। उसने बहस करने की कोशिश की, पर मेरे पास कोई गलती थी ही नहीं। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो झेपते हुए बोला, पीरियोडिक टेबल रटने से कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में और भी बहुत कुछ आता है। और अपना सा मुंह लेकर ऑफिस से बाहर भागने लगा। मैंने पीछे से आवाज लगाई, टीचर डोंग, क्या आपको गाने के बोल लिखकर दे दूं? वो ऑफिस की दहलीज पर लड़खड़ा गया। उसे भागते देख मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। आखिर ये वही आदमी था जो बात बात पर मेरे घर फोन मिलाता था। पर असली खलनायक तो अभी ऑफिस में ही थी, हमारी होम रूम टीचर एक्सटिंक्शन शिताई। उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से देखा और कहा, सच बता रस्कल, तूने इसे पहले से रट रखा था ना? जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा लाइव टेस्ट लिया। उन्होंने कोई भी रैंडम किताब उठाई और मुझे एक पेज पढ़ने को दिया। 5 मिनट बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच था। मैं जो भी एक बार देख लेता था वो मेरे दिमाग में छप जाता था। मैम को मुझ पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। वो सोचने लगी, इस गधे के पास इतना दिमाग था तो इसने पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उन्होंने तुरंत अपनी डेस्क से किताबों और नोट्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और बोली, ये सब घर ले जाओ और घोट कर पी जाओ। अगर समझ ना आए तो मुझे फोन करो। इन 4 दिनों में तुम्हें सोना नहीं है, बस पढ़ना है, वरना मैं तुम्हें फेल करके अगले साल फिर यहीं बैठा दूंगी। बेल बजी और मैं किताबों का ढेर लेकर क्लास में पहुंचा। डोंग जिंगजिंग वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की, पर मैं कहां मानने वाला था। मैंने मुस्कुराकर कहा, टीचर डोंग, मर्द की जुबान की कीमत होती है। डोंग जिंगजिंग ने मन ही मन मुझे 100 गालियां दी होंगी, पर पूरी क्लास के सामने मुस्कुराकर बोले, बच्चों, 4 दिन बाद आपका एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को कॉन्कर कर लें, इसलिए आज मैं आपके लिए एक गाना गाऊंगा। आई वॉज कॉन्कर्ड बाय यू लाइक दिस। पूरी क्लास झूम रही थी, पर मैं जानता था कि यह उनकी मजबूरी थी। खैर, मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। उधर ऑफिस में मैम ने मेरी मम्मी को फोन लगा दिया। मेरी माँ, जो काम में बिजी थी, टीचर की तारीफें सुनकर सन्न रह गई।
उन्हें लगा वो कोई सपना देख रही हैं। उन्होंने तुरंत पापा को फोन किया। अजी सुनते हो, टीचर का फोन आया था। हमारा बेटा कोई कांड नहीं कर रहा, बल्कि वो तो उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। दिन बीत गया। मैंने एक ही दिन में हाई स्कूल का आधा सिलेबस खत्म कर लिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी पापा अभी काम से नहीं लौटे थे। मैंने सोचा चलो आज उनके लिए खाना मैं ही बनाता हूं। जैसे ही मैंने किताबें कॉफी टेबल पर रखी, मेरी नजर वहां रखे एक छोटे से बक्से पर पड़ी। उसमें मिट्टी और चीनी मिट्टी के टूटे फूटे टुकड़े भरे थे। ये मेरे पापा का शौक था। उन्हें पुरानी चीजें और प्राचीन अवशेष इकट्ठा करना पसंद था, पर पैसे की कमी की वजह से वो असली कीमती चीजें नहीं खरीद सकते थे। इसलिए वो बाजार से 2-4 रुपए में ये टूटे हुए टुकड़े ले आते थे। पहले मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर आज जैसे ही मैंने उन टुकड़ों को देखा, मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे पास डिसेंबली और रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम था। इसका मतलब था कि मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर फिर से असली और कीमती बना सकता था। मैंने मन ही मन सोचा, अरे भाई, ये तो सीधा सीधा पैसा छापने की मशीन है।